नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक कैसे लीक हुई, कैसे सोशल मीडिया साइट्स पर उसकी पीडीएफ वर्जन पहुंची और मुकम्मल पुस्तक राहुल गांधी के हाथ में कैसे पहुंची, इसको लेकर के अब केंद्र सख्त रवैया अपनाते हुए दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब स्पेशल सेल जो है इस पूरे प्रकरण की जांच करने जा रहा है। कैसे राहुल गांधी के हाथ में ये पुस्तक आई, कैसे पब्लिशर ने इसको पब्लिकेशन से बाहर जाने दिया, क्योंकि अभी तक भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको परमिशन नहीं दी है। फिर राहुल गांधी इस पुस्तक की प्रति लेकर के पार्लियामेंट में कैसे पहुंच गए? ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब इसलिए भी अब केंद्र सरकार तलाश करना चाहती है क्योंकि राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को झूठा बताया है। उनका कहना है कि राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि अभी तक इस पुस्तक के प्रकाशन की अनुमति नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो राहुल गांधी का कहना है कि फिर ये पुस्तक उनके हाथ में कैसे आ गई। उनका दावा है कि न केवल पुस्तक प्रकाशित कर दी गई है, जारी कर दी गई है, बल्कि सोशल मीडिया साइट्स पर, यानी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, वहां पर ये बिक्री के लिए उपलब्ध भी है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि वहां कुछ साइट्स पर केवल इसका कवर डाला गया है, किताब अभी नहीं डाली गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राहुल गांधी के पास इस पुस्तक की प्रति कहां से आई। इस पुस्तक पर राहुल गांधी ने ऐसे समय संसद को बाधित किया, संसद में बवाल किया, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको बोलने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने 30-35 मिनट दूसरे मुद्दों पर बात रखी, उसके बाद सीधे इस पुस्तक पर आ गए और उन्होंने दावा करना शुरू किया कि एम नरवणे ने इस पुस्तक में जो टॉप लीडरशिप है देश की, यानी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े किए हैं जब चीन में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। राहुल गांधी ने बार बार ये कहा कि कैलाश रेंज की तरफ उनके 4 टैंक लगातार चलते हुए आ रहे थे और तब नरवणे ने डिफेंस मिनिस्टर को फोन किया। डिफेंस मिनिस्टर ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया और 2 बार फोन करने के बाद मोदी जी ने जो है उनको जवाब दिया। संसद के भीतर स्पीकर ने राहुल गांधी को यह बोलने की परमिशन नहीं दी कि प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया या क्या दिशा निर्देश दिए, लेकिन बाहर, संसद से बाहर आकर के कैमरों पर उन्होंने वो सारे अंश पढ़ करके सुना दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक सवाल खड़ा किया कि कहां चली गई उनकी 56 इंच की छाती, उनका सीना कहां चला गया। वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक और कायर साबित करने पर उतारू हैं। 4-5 दिन तक लगातार पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया गया और तब जब स्पीकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के और कुछ दूसरे दलों के सांसदों को आमंत्रित कर रहे थे बोलने के लिए, तब तो बिल्कुल ही पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया गया। 9वें दिन जाकर के विपक्ष ने कहा कि अब वो पार्लियामेंट चलने देंगे। राहुल गांधी
उधर से जो संसदीय कार्य मंत्री थे वो पहुंचे, दूसरे लोग पहुंचे और 3-4 शर्तें रखने की कोशिश की। कांग्रेस ने कुछ सवाल पूछने शुरू किए, तो सरकार ने उसका जवाब दे दिया। अब स्थिति ये है कि चूंकि वो राहुल गांधी राजनाथ सिंह को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि पुस्तक को परमिशन नहीं दी गई है प्रकाशन की, लेकिन हमारे पास प्रति है, इसलिए डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। तो सरकार अब सख्ती पर उतर आई है। ये जो पुस्तक है, ये पेंगुइन से प्रकाशित हुई है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसका कवर है। अभी तक ये वहां दी नहीं गई है, इसकी बिक्री शुरू नहीं हुई है। ऐसे में अगर इसकी पीडीएफ कॉपी सोशल साइड मंचों पर पहुंची है और एक कारवां मैगजीन तक भी इसके अंश पहुंचे हैं या पहुंचाए गए हैं, जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जानी जाती है, ऑनलाइन पोर्टल, वो पहले भी इस तरह के मामले उठा करके सरकार को असमंजस में डालने का काम कर चुकी है। संसद सत्र से ठीक पहले अगर कारवां मैगजीन में एमएम नरवणे की पुस्तक के कुछ अंश कह करके प्रकाशित किए जाते हैं, तो ये कैसे डिजाइन किया गया, कौन कौन इसके पीछे हैं, ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। पर चूंकि अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो इसकी स्पेशल सेल अब उन सब तक जाएगी जिनके हाथों में ये किताब देखी गई है, यानी राहुल गांधी के पास तक भी स्पेशल सेल की जांच पहुंचेगी और उनसे पूछेगी कि ये किताब कहां से आई है। जिनके यहां से किताब आई है, फिर उनकी गर्दन तक भी जांच का हाथ पहुंचेगा। और बहुतों का कहना है कि अब पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे तक भी ये जांच जा सकती है। जिस समय यह सूचना आई कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मैं 8:30 बजे का ओशियन नेटवर्क पर अपना नियमित लाइव कर रहा था। मेरे साथ बाबा रामदास और वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़े हुए थे, और उस समय जो हमारी इस किताब को लेकर के चर्चा हुई और जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसको लेकर के चर्चा हुई, वो मैं आपको सुनवा देता हूं। सही बात है, लेकिन मैं एक ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को और आपको देने जा रहा हूं, और उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले में ये मसला है पुस्तक लीक कैसे हुई, एफआईआर दर्ज हो गई है। That's good. That's a great story. और इसमें अब जांच होगी इसकी कि पब्लिशर ने ये कैसे लीक की है, और ये अब पब्लिशर इसके लपेटे में आएगा, राहुल गांधी लपेटे में आएंगे। राहुल गांधी से पूछताछ होगी, उनसे पूछा जाएगा आपको ये किताब कहाँ से मिली थी, किसने आपको उपलब्ध कराई है, और इसमें अब शिकंजा कसने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है, ऐसा लगता है। जी बाबा जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर भट्ट साहब के पास। सर मैं एक बात बताऊं, कोई भी पुस्तक आईएसबीएन नंबर के बगैर नहीं छापी जा सकती थी। मेरी पुस्तक जब मैं छपवा रहा था तो मेरे पब्लिशर ने बताया कि सबसे पहले आईएसबीएन नंबर लेना होगा और आपको उसमें एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, और कुछ विशेष मामलों में जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक आपको आईएसबीएन इशू ही नहीं हो सकता, और आईएसबीएन लिए बिना आप पब्लिश कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहली बात, जो वो किताब लहरा रहे थे राहुल जी, कह रहे थे कि आप कह रहे हो किताब है ही नहीं, ये रही किताब, मैं तो गिफ्ट कर दूंगा। सर वो अपना वारंट लेके घूम रहे थे
और मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार इतनी ढिलाई कर क्यों रही है? उस पब्लिशर की हिम्मत कैसे हुई कि जो अनपब्लिश्ड बुक है उसकी हार्ड कॉपी मार्केट में आई कैसे? सर एक और मिनट, इसका उससे मतलब पहले किताब छपी तब आई ना? उससे पहले कारवां को दी गई उसकी कॉपी जी या उसकी जानकारी। कारवां भी लपेटे में आएगा, कारवां भी लपेटे में आएगा इसके। सर, बिल्कुल। पहले तो जनरल साहब आएंगे लपेटे में, सबसे पहले जनरल साहब लपेटे में आने चाहिए कि आपकी किताब बिना आईएसबीएन नंबर के या बिना क्लियरेंस के कैसे पब्लिश हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये सब लोग नपने चाहिए। भाई इसी सरकार ने, यूपीए सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब को बैन कर दिया था और खुद निशिकांत दुबे ने इतनी किताबों का हवाला दिया है, कई दूसरे विषयों से संबंधित किताबों को इन लोगों ने बैन कर रखा है। जी भट्ट साहब। वो तो राहुल गांधी, वो तो राजीव गांधी के समय में बैन हुई थी सलमान रश्दी की पुस्तक, लेकिन उसके बावजूद भी वो खान मार्केट में बिकती थी, खान मार्केट में वो अवेलेबल थी। और बैन होने के बाद तो वो उसका सारा स्टॉक भी क्लियर हो गया था। और 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 बीजेपी ने कभी भी ये मांग नहीं की थी कि जो पुस्तकें बैन हैं उनको बैन हटाया जाए। बीजेपी ने कभी इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि सरकार का ये सिक्योरिटी आधार पर लिया गया निर्णय था। क्योंकि ये बीजेपी का हमेशा का स्टैंड रहा है कि जो राष्ट्र की सुरक्षा है, जो राष्ट्र हित है, वो सर्वोपरि है, और जो हमारा राजनीतिक हित है वो उसके बाद में आता है। तो इन लोगों ने जिस तरीके से भारतीय सेना का मजाक उड़ाया है, और आप देख ही रहे हैं 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इन्होंने हमेशा भारतीय सेना, भारतीय सशस्त्र आर्म फोर्सेस के खिलाफ ही नैरेटिव बनाया है। और जो पाकिस्तान की सरकार अपने डॉजियर में राहुल गांधी के बयानों को प्रयोग करती है, इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान की सेना से इन्होंने नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने फाइटर जेट गिराए, लेकिन वो भारतीय वायुसेना से पूछ रहे हैं कि आपके कितने रफाल गिरे। और जबकि दुनिया भर में ये अब तो ये तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज ने बहुत गहराई से पड़ताल कर ली है कि भारतीय वायुसेना का बहुत ही क्लियर, कैटेगोरिकल, इफेक्टिव एयर डोमिनेंस था पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर। और भारतीय वायुसेना और भी अधिक नुकसान पहुंचा सकती थी। तो ये तो और हमको ये अपेक्षा थी, और ये समाज में ये राय बन रही थी, बहुत भावना थी कि मोदी जी अब सदाशयता का समय गया, नाउ इट्स टाइम टू एक्ट, एंड वी आर ग्लैड कि गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एक्ट, क्योंकि इनका तमाशा अब यहाँ रुकने वाला नहीं था। तो ये जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि आज राहुल गांधी संसद में कुछ जो है थोड़ा सभ्य तरीके से बिहेव कर रहे थे, आज आक्रामक आज वो नहीं थे, तो शायद उनको ये भनक मिल गई होगी कि एफआईआर होने जा रही है। तो और ये एफआईआर को यूएपीए में भी बदला जा सकता है, और बीएनएस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ तमाम और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। अभी हमें उनकी किन धाराओं में मुकदमा हुआ है मुझे जानकारी नहीं है, बट आई एम श्योर इसमें बीएनएस की भी धाराएं होंगी जरूर। इस प्रकरण में एक एक टिप्पणी आप दोनों की जनरल नरवणे के कुल मिलाकर के अप्रोच, सोच और मैं कहूंगा कि षड्यंत्र के ऊपर। जो प्रकरण उन्होंने दिखाया जिसमें प्रधानमंत्री को लपेटने की कोशिश की है, सीधे प्रधानमंत्री को लपेटने की कोशिश की है, ये कोर कमांडर लेवल का मामला था। कोर कमांडर सामने से आते हुए 4 टैंक को चेतावनी देकर के किस्सा वहीं खत्म कर सकते थे। वो उत्तरी कमांडर के पास क्यों गया मामला? उत्तरी कमांडर ने सेना प्रमुख को क्यों भेजा? सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह से बात क्यों की इस पर? ऐसा कौन सा रणनीतिक मामला था कि इसको नरवणे साहब खुद नहीं निपटा सके और ऊपर तक लेकर के गए? और बाद में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उचित समझो वो करो, तो उसके बाद उसे गलत तरीके से ये कहते हुए क्यों लिखा गया कि मेरे सिर पर ही सारा
फैसला लेने का भार डाल दिया गया। आप सेना प्रमुख ये हैं उनका कहना गलत है। तो आपके सिर पर ही डाला जाएगा, आपको अपने स्तर पर ही फैसला लेना चाहिए था। इन्होंने क्या केवल इसलिए राजनीति की कि इनको सीडीएस नहीं बनाया गया था, सीडीएस किसी और को बना दिया गया? सर, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में निश्चित रूप से जनरल साहब की भूमिका संदिग्ध है। जनरल साहब घटिया राजनीति में संलिप्त हैं। जनरल साहब ने जानबूझकर ये कंफ्यूजन क्रिएट किया और सरकार के लिए मुसीबत खड़ी की। इसके अलावा जनरल साहब ने एक और आपत्तिजनक बात कही है अपनी किताब में कि सरकार ने मुझसे पूछा ही नहीं कि अग्निपथ योजना या अग्निवीर योजना लागू करनी है कि नहीं। सर, मैं जहां तक जानता हूं कि सरकार आर्मी जो वो एक मेस्टिन होता है सर, जिसमें फौजी युद्ध भूमि में खाना गर्म करते हैं, ऐसे खाना खाते हैं लेके, एक मग्गा होता है वाइट कलर का इतना बड़ा, और जुराब, दरी और मच्छरदानी तक ऐसे अप्रूव नहीं होती। उसके लिए भी बहुत जबरदस्त टेस्टिंग होती है। जुराब तक प्रोक्योर करती है ना सर, तो उसकी भी टेस्टिंग होती है कि ये जुराब किस मौसम के लिए उचित है। और अग्निवीर जैसी इंपॉर्टेंट योजना, ऐसी जो कि पूरे सेना के चरित्र को बदल देगी आगे चल के, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की सलाह नहीं ली। मतलब आर्मी संबंधित इतना बड़ा डिसीजन क्या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री अपने आप ले लेगा? नहीं, वेतन को लेकर के उन्होंने वेतन को लेकर के कहा कि शायद उनका वेतन जितना रखा जा रहा था, हम उससे कम से कम 1.5 गुना वेतन चाहते थे, जो बाद में स्वीकार भी हो गया। तो भैया फिर किताब में लिखने की क्या जरूरत थी ये सब चीजें? चौधरी साहब, बहुत सीधी सी बात यह है कि अगर देश की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप अगर आपको ये कह रही है कि जो सही समझे आप वो करें, अगर सीमा पे कुछ अगर सेटबैक हो गया होता तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पॉलिटिकल लीडरशिप की होती। ये कैसे कहा जा सकता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने अगर आपको पावर डेलीगेट कर दी है, आपको फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिशन दी है कि यू एक्ट एज पर योर डिस्क्रिशन, यदि कोई सेटबैक होता और यदि कोई वहां पे अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती तो क्या उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी क्या डिफेंस मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती? 100% जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की, डिफेंस मिनिस्टर की होती। तो ये कह देना कि प्राइम मिनिस्टर, जो उनके पुस्तक में एक वाक्य कहा गया है, आई वॉज हैंडेड ओवर ए हॉट पोटैटो, ये बिल्कुल गलत बात है। जिम्मेदारी अल्टीमेटली होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की, क्योंकि इंडिया में आर्मी आर्म फोर्सेस दे वर्क अंडर सिविलियन कंट्रोल, दे आर नॉट अथॉरिटी इन देमसेल्व्स। भट्ट साहब, मैं इसको इस तरीके से लेता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने तो आप पर भरोसा किया कि आप जो उचित समझो करो, हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन आपने बदले में क्या किया? आपने किस तरह का नैरेटिव बनाया? ये जो प्राइम मिनिस्टर की इंटीग्रिटी पे ही इज ट्राइंग टू कास्ट एन एस्पर्शन, ये आपत्तिजनक है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप की होगी। अगर ऑपरेशन सिंदूर में अगर कुछ भी अगर 19-20 हो गया होता, कौन देश के सामने जवाबदेह होता? प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह होते, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, चाहे नरसिम्हा राव रहे हो। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत में आर्मी वर्क्स अंडर सिविलियन कंट्रोल, और तो सिविलियन कंट्रोल में अगर आर्मी काम कर रही है तो सिविलियन अथॉरिटी की ही अल्टीमेट जिम्मेदारी होगी। राहुल गांधी, एम नरवणे, पेंगुइन जिसने ये पुस्तक प्रकाशित की है, और कारवां मैगजीन जिसने इसके अंश प्रसारित करने का दावा किया है। अगर पुस्तक प्रकाशित नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको परमिशन नहीं दी है, तो इन सबके हाथों में यह पुस्तक कैसे पहुंची? और एम नरवणे, पूर्व सेना अध्यक्ष की इस सब में क्या भूमिका है?
पुस्तक को लीक करने में या उसके अंश किसी को बताने में पेंगुइन प्रकाशन की इसमें क्या भूमिका है? राहुल गांधी के हाथों में ये पुस्तक कैसे पहुंची? मैगजीन तक उसके अंश कैसे पहुंचे? सोशल मीडिया मंचों पर इसकी पीडीएफ कॉपी कैसे प्रकाशित की गई? ये बेहद सीरियस मामला है। अब इसमें नकेल कसी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ऊंट पहाड़ के नीचे आ पाएगा या इस बार भी बच जाएगा? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।